This one is CBSE Board Class 10th Mathematics Standard Paper. In this video, we are going to discuss section A means 20 objective problems of all the three sets and start with set 1. ये आप देख सकते हैं set 1 हमारे पास है, तो पहले इसी से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका दिया हुआ है, if the sum of zeros of the polynomial this is root 2, then the value of k is। तो इस प्रॉब्लम में सम ऑफ द जीरोस यहाँ पे √2 दिया हुआ है और आपको के बताना है, और आप जानते हो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू √2 लिखेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, बी की जगह आपको दिख रहा है माइनस के √2 और ए की जगह दिख रहा है आपको 2। इसी को सॉल्व कर देना है। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, तो √2 से √2 कैंसिल होगा और 2 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो के की वैल्यू आ जाएगी 2, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.79 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग द सेम गेम इज। आप जानते हो कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग होगा 0.79, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग निकालने के लिए इसको 1 में से आपको माइनस करना होता है और माइनस करोगे तो 0.21 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। थर्ड है, इफ द रूट ऑफ इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। अब यहाँ पे इक्वल रूट दिया गया है और आप जानते हो इक्वल रूट के लिए कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यानी आप लिख सकते हो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। अब यहाँ पे अगर ac लिखोगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4। ये ऑप्शन आपको सी वाला दिख रहा है, इसलिए सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, in an AP if the first term a is 7, nth term is 84 and sum of n term is 2093 by 2 then value of n। तो चलिए यहाँ से an लिखेंगे हम लोग a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू है 7 और an की वैल्यू है 84, ये हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी आपको लिखना होगा तो आप लिखोगे 84 माइनस 7 और आंसर आ जाएगा 77। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो एस एन इक्वल टू होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे एस एन की वैल्यू दे रखा है 2093 बाई 2, यहाँ पे लिखेंगे n बाई 2 2a 2 इंटू 7 करोगे तो हो जाएगा 14 प्लस, अब n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपको डायरेक्ट यहाँ से मिला हुआ है 77, तो यहाँ पे 77 लिख देते हैं। ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2093 इक्वल टू n इंटू इनको प्लस करोगे तो आ जाएगा 91। ठीक है, तो जब n लिखोगे तो आपको 2093 को 91 से डिवाइड करना पड़ेगा और डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 23, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर देन एलसीएम ऑफ p एंड q। तो चलिए, p आपका है 18 a स्क्वायर b पावर 4, इसको अगर हम 18 को फैक्टराइज करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 पावर 2, p हो जाएगा 9 2 जा 18 और ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में है इसलिए इसको कुछ चेंज नहीं करना है। सेम ऐसे दूसरा नंबर लिखेंगे q और ये है 20, 20 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5 मतलब 2 के पावर 2 इंटू 5, बाकी a और b एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, इनको चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब बताना है इसका एलसीएम, और एलसीएम आप जानते हो जितने भी यहाँ पे फैक्टर आएंगे सबको लिखना होता है विद मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे 2 दिख रहा है मैक्सिमम पावर 2 के साथ, 3 दिख रहा है मैक्सिमम पावर 2 के साथ, एक 5 भी दिख रहा है, a दिख रहा है विद मैक्सिमम पावर 3 एंड b यहाँ पे दिख रहा है मैक्सिमम पावर 4 के साथ। इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 5 a पावर 3 b पावर 4, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 180। तो 180 a पावर 3 b पावर 4, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, AD is the median of triangle ABC with vertices A, B and C, लेंथ AD पूछा हुआ है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लो, ये है ABC, ये मीडियन AD है, इसी की लेंथ आपको बतानी है और मीडियन आप जानते हो इस बेस को बाइसेक्ट करेगा, मतलब D मिड पॉइंट होगा। तो इसका पहले वर्टेक्स लिख देते हैं 5 और -6, B का है 6 4
और इसका है 0 0। सबसे पहले इसका मिड पॉइंट लिख लेते हैं। आप लिखोगे x की वैल्यू इसकी हो जाएगी 6 + 0/2 मतलब 3, और y हो जाएगा 4 + 0/2 मतलब 2। तो इसका कोऑर्डिनेट है 3 और 2। ठीक है, अब इसी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालो। अंडर रूट लिखोगे 5 - 3 मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस -6 और -2 तो हो जाएगा -8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 + 64 मीन्स √68। इसका आंसर हो जाएगा √68, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ sec थीटा minus tan थीटा इक्वल टू m, देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज। तो आपको पता है कि जो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, इसकी वैल्यू होती है 1। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हो sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक, और इक्वल टू 1 रहेगा। अब इसकी वैल्यू इन्होंने m दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हो sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू m इक्वल टू 1। m इधर आके डिवाइड करेगा, तो sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/m। इसका सी सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द डेटा यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं। इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम अ प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग इज। तो पहले यहाँ से आपको इवन नंबर हटा देना है। अब इवन नंबर में एक 4 हट गया और एक 16 हट गया, ठीक है। आपके पास टोटल नंबर कुल कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें से 2 हट चुके हैं, यानी अभी आपके पास जो टोटल नंबर है वो 5 है, ठीक है। तो आपको 5 में बताना होगा प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर की, और ये जो 5 नंबर हैं जिसमें आपको चेक करना है, उसमें प्राइम नंबर केवल एक है, 7, इसलिए आपको लिख देना है 1/5, ठीक है। 1 को हम लोग प्राइम नंबर कंसीडर नहीं करते, इसलिए आप 2/5 आंसर करेक्ट नहीं करोगे, याद रखना। और 1/7 भी नहीं करोगे, क्योंकि 2 नंबर यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं, जिनको यहाँ पे फिर से ऐड नहीं किया गया है, ठीक है, इसलिए आंसर 1/5। क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था, इसको पता नहीं आप लोगों ने क्या किया होगा। इसको देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा हुआ है समेसन fi और ब्रैकेट में है xi माइनस x बार। x बार मतलब आप जानते हो मीन होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें, समेसन fi xi माइनस मीन क्या होता है? समेसन fi x बाई समेसन fi, यही होता है। अब समेसन fi का अंदर इंटू कर लो, समेसन fi xi माइनस समेसन fi xi बाई समेसन fi इंटू समेसन fi, ये कैंसिल हो गया। अब ये चीज और ये चीज सेम हो गई, अपोजिट साइन के साथ कैंसिल होके आंसर हो गया 0, इसलिए इसका आंसर आपको लिखना है डी, ये 0 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। यानी यहाँ पे दो पॉलिनोमियल हैं, कुछ जीरोस इसके हैं और कुछ जीरोस इसके हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जीरोस जो पॉलिनोमियल पहला वाला है उसका ट्वाइस है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अब ये वाले ट्वाइस हैं, तो अगर हम एल्फा को एल्फा डैश के बराबर लिखना चाहें, तो आपको ट्वाइस एल्फा डैश को करना पड़ेगा, तब ये बराबर होगा, क्योंकि ट्वाइस एल्फा है। सेम ऐसे बीटा को बीटा डैश के बराबर हो करना होगा, तो आपको 2 बीटा डैश लिखना होगा, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हो गए। अब जब दोनों बराबर होंगे तो आप लिख सकते हो एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 एल्फा डैश प्लस बीटा डैश, ठीक है। अब इसी रिलेशन को यूज कर लो। तो एल्फा प्लस बीटा पहले के जीरोस हैं, तो उनका सम लिखोगे तो आप लिखोगे पी, और यहाँ पे ये दूसरे वाले के सम है, जिसको लिखोगे आप -5/4। इसी को सॉल्व कर देना है। तो ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पी की वैल्यू आ जाएगी -5/2, ठीक है। अब जिसको ये रिलेशन समझ में नहीं आया होगा, वो एक बार फिर से देख लें। यहाँ पे बोला हुआ है पहले के जो रूट्स हैं वो दूसरे वाले के ट्वाइस हैं, यानी ये वाले सब ट्वाइस हैं। अब इन दोनों को अगर हम बराबर लिखना चाहें, और ये पहले से ट्वाइस है, तो इसको ट्वाइस करोगे तब ये बराबर होगा। अगर इसमें आपने ट्वाइस कर दिया, तो ट्वाइस तो पहले से था, फिर वो 4 टाइम हो जाएगा। इसलिए अगर जो इसमें ट्वाइस किया होगा ना, तो उसका ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं किया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 15 यूनिट, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट है 3 और -5,
दूसरा पॉइंट है x और -5 और बीच का डिस्टेंस है 15। ठीक है, तो आप लिखोगे 15 इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे इसको 1 और इसको 2 हम कंसीडर कर रहे हैं, इसे लिखेंगे x -3 का स्क्वायर और प्लस -5 + 5 का स्क्वायर। ये तो पूरा 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर इसका केवल एक आंसर होता, x की वैल्यू केवल एक आई होती, तो हम लोग यहाँ पे इस रूट की वजह से इसका जो होल स्क्वायर है इसका x -3 बाहर करके सॉल्व कर देते। लेकिन अब इसके दो आंसर हैं, मतलब इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना है, इसलिए हम लोग इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ हम लोग करते हैं होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 225 और इधर हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर, मीन्स x² + 9 - 6x। ये हो गया x² -6x। 225 को इधर भेजोगे तो आके माइनस होगा, तो हो जाएगा -216। ठीक है, अब 216 का दो फैक्टर बनाना है, जिसको प्लस माइनस करने पे 6 आएगा, तो एक फैक्टर होगा 18 और एक 12, माइनस लाना है इसलिए -18 लिखेंगे, तो x² -18x + 12x -216। यहाँ से x कॉमन किया तो x -18 + 12 कॉमन किया तो हो जाएगा x -18, तो एक फैक्टर आ गया x -18 एंड द सेकेंड फैक्टर इज x + 12। तो x की वैल्यू यहाँ से 18 आ जाएगी और एक वैल्यू आएगी -12, तो ये दो इसके आंसर होंगे। आपको ऑप्शन करेक्ट कर देना है बी वाला। क्वेश्चन नंबर 12, if cos alpha plus beta equal to 0 then the value of cos alpha plus beta by 2 is equal to। तो cos alpha plus beta का 0 का मतलब हो गया 90 डिग्री। ठीक है, alpha plus beta 90 है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा करोगे 90/2 तो आएगा 45। आपको cos 45 की वैल्यू बतानी है, इसलिए आंसर 1/√2 है। क्वेश्चन नंबर 13, अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू टू हेमिस्फीयर। सबसे पहले तो यहाँ लिखा हुआ है सॉलिड हेमिस्फीयर, मतलब जब इसको आप कट करोगे तो आपको कटिंग पे जो सरफेस है वो दिखाई देगा, यानी कटिंग के बाद आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा और ये सरफेस आपको इसमें इंक्लूड करना होगा। अब ये हाफ पार्ट हो जाएंगे दो इस तरीके से, तो इनका जब आप लिखोगे टोटल सरफेस एरिया तो आएगा 3πr²। इन दोनों का अगर मिला के लिखोगे तो हो जाएगा 6πr²। और पहले जब कंप्लीट स्फीयर रहा होगा तो सरफेस एरिया आएगा इसका 4πr²। तो पहले ये था, कटिंग के बाद टोटल एरिया ये हो गया, तो जब रेशियो लिखोगे तो 4πr² बाई 6πr² करोगे और आंसर आ जाएगा 2:3, इसलिए इसका आंसर सी है। कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि अगर दोनों को कट करके फिर से जोड़ देंगे तो एरिया सेम आ जाएगा, और उनको ये कंसीडर उन्होंने किया नहीं कि ये भी सरफेस वहां पे इंक्लूड होगा, इसलिए उनके आंसर 1:1 आए होंगे, जो कि गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डेटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड। जब आप डेटा को अरेंज कर देते हो तो जो मिडल मोस्ट टर्म आता है उसको मीडियन बोलते हैं, ये बी है। 15, the volume of a largest right circular cone that can be curved out from a solid cube of H2। अगर आपके पास इस तरीके से कोई क्यूब रहे और उसमें से मैक्सिमम साइज का आप कोन कट करो, तो इसका जो बेस डायमीटर होगा उसको 2 यूज करना पड़ेगा और इसकी हाइट भी आपको 2 यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 1/3πr²h, जहां पे r की वैल्यू आपको यूज करनी है 1 और हाइट यूज करनी है 2, ये हो जाएगा 2/3π, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, two dice are rolled together, the probability of getting sum of number on the two dice as 2, 3 or 5। तो पहले इनका टोटल आउटकम हम लोग लिखते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। ये टोटल आउटकम है, इसमें कह रहा है कि जो दोनों पे नंबर आ रहे हैं उनका सम 2, 3 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, ये 5 आ रहा है। ठीक है, कुल इतने यहाँ पे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, जिसमें रिजल्ट कुल हो गए 7/36, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 7/36। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट 2, 0 इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर इज एट दिस, द अदर एंड इज एट। तो ये सेंटर है, सेंटर सर्कल का आपको पता है मिड पॉइंट होता है, यानी मिड पॉइंट आपको दे दिया गया है 2 और 0। एक तरफ का जो पॉइंट है वो है
6 और 0, दूसरी तरफ का जो पॉइंट है वो आपको बताना है। ठीक है, ये जो मिड पॉइंट होता है ये इसका 2 आप लिखते हो 6 + x/2। इसको सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा -2। सेम ऐसे y के लिए लिखेंगे, ये जो 0 होगा वैल्यू 0 इक्वल टू 0 + y/2, तो y इक्वल टू हो जाएगा 0, इसलिए पॉइंट हो जाएगा -2 0। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। तो पूरे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में सबसे अच्छा प्रॉब्लम मुझे यही 18 वाला मिला। तो यहाँ पे कंफ्यूजन था दो ऑप्शन में, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में। तो चलिए सबसे पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझ लेते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है ऐसा कोई भी लाइन जिसका कोई न कोई सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, और इनकंसिस्टेंट मतलब होता है ऐसी दो लाइन जिसका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब पैरेलल लाइन। तो जो इनकंसिस्टेंट है उसके लिए अगर आप कंडीशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और अगर आप कंसिस्टेंट लिखोगे तो इसका रिलेशन होता है a1/a2 फॉर यूनिक सोल्यूशन इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है उसके हिसाब से ये इनकंसिस्टेंट है, लेकिन इसको जब आप क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इनकंसिस्टेंट है मतलब कि ये लाइन हो गई पहले तो पैरेलल, उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दोगे तो हो जाएगा वो यूनिक सोल्यूशन के लिए। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि जब दो लाइन आपने ड्रॉ किया होगा तो इसके इक्वेशन तो फिक्स होंगे। अब इक्वेशन अगर फिक्स होगा तो वहां पे a1 a2 b1 b2 का जो भी कंडीशन होगा, क्या वो लाइन एक्सटेंड करने से कंडीशन बदल जाएगा, मतलब पहले इक्वल होगा फिर वो नॉन इक्वल हो जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे लाइन आपका इंटरसेक्टिंग ही है, बस कंप्लीट लाइन इंटरसेक्ट करके आपको दिखाया नहीं गया है, इसलिए इसका आंसर होगा ए, बी नहीं हो सकता। अब जैसे मान लो कहीं पे आप दो लाइन ड्रॉ करते हो इस तरीके से, ठीक है, अब यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है और मैं आपको ग्राफ में केवल इतना ही पार्ट शो कर दूं और पूछ लूं ये कैसा ग्राफ होगा, तो क्या आप बोल दोगे कि ये इसको कट नहीं किया इसलिए इनकंसिस्टेंट है? ऐसा कभी नहीं होगा। इसका आंसर आपको ए लिखना है और ए करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल, ये आपको प्रूव करना था, आपके एनसीईआरटी में है, ये आपका करेक्ट है। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कार्ड, ये भी करेक्ट है, लेकिन कार्ड के लॉन्गेस्ट होने से ये एक्सप्लेन नहीं होता कि वो लाइन पैरेलल होगी। ठीक है, इसलिए हम लोग लिख देंगे दोनों करेक्ट हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब कुछ लोग यहाँ पे इसको इसके साथ इंक्लूड करके और करेक्ट ऑप्शन भी बोल दें तो अलग बात है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जब पैरेलल प्रूव करते हैं डायमीटर तो यूज करते हैं, नो डाउट डायमीटर यहाँ पे यूज होता है, लेकिन वहां पे डायमीटर सबसे बड़ा कार्ड होता है, इसका कोई हिसाब नहीं है। यहाँ पे हम लोग एंगल को कंसीडर करते हैं, डायमीटर से ही एंगल ये आता है, लेकिन ये सबसे बड़ा कार्ड होता है, उसका इसके पैरेलल लाइन से कोई रिलेशन मेरे हिसाब से तो नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी होगा। If the graph of the polynomial touches x-axis at only one point, then the polynomial cannot be a quadratic polynomial. अगर कोई x एक्सिस को ग्राफ केवल एक पॉइंट पे टच करे, तो एक पॉइंट पे टच करने का मतलब सोल्यूशन इसके कितने हो गए, 1, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके सोल्यूशन कितने होते हैं, 2। इसलिए ये जो ग्राफ होगा जिस इक्वेशन का, वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगा, और यहाँ बोल रहा है क्वाड्रेटिक नहीं होगा, इसलिए ये करेक्ट है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, जहां पे n की वैल्यू एक से बड़ी है, कैन हैव एट मोस्ट n जीरो। n की आप जानते हो डिग्री जितनी होती है उतने ही जीरोस आते हैं, तो अगर डिग्री n होगी तो n जीरोस आएंगे। ये करेक्ट है, तो दोनों करेक्ट हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन ये भी नहीं है, इसलिए आप लिख दोगे यहाँ पे बी। ठीक है, ये हो गया आपका सेट 1। अब हम लोग चलते हैं सेट 2 और सेट 3 पे। जो वहां पे प्रॉब्लम रिपीट हो रहे होंगे उनको हम लोग स्किप करने वाले हैं, इसलिए उसका आंसर आप यहीं इसी सेट से चेक कर लोगे, बाकी जो नए प्रॉब्लम होंगे उसको वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं सेट 2 पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेट 2 है, और सेट 2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 मीडियन 80 वाला है जिसका आंसर √68 था। दूसरा भी सेम है 1/m। तीसरा भी सेम वही है, इसका आंसर -12 और 18 था। ये अलग है, चलो इसको देख लेते हैं। साइन ए की वैल्यू 2/3 है, तो आपको कॉट ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ साइन को हम लिख देते हैं कोसेक, तो कोसेक ए इक्वल टू हो जाएगा 3/2। और आप कॉट और कोसेक का रिलेशन जानते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो आप लिखोगे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू
कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक की वैल्यू है 3/2, स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 9/4, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5/4, और कॉट थीटा लिखोगे तो आपको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा तो हो जाएगा √5/2। इसका आंसर है √5/2। इसको आप ट्राइंगल से भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 5 वही है, ऑप्शन ए। 6 वही है, ऑप्शन सी। 7 अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इसमें से क्या नहीं हो सकती। आपको पता है प्रोबेबिलिटी अगर परसेंटेज में है तो 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर वो नंबर में है तो 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो जो डी वाला फ्रैक्शन है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे 100/89, ये 1 से बड़ा हो गया, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। 8 वही प्रॉब्लम है जिसको हमने डिस्कस किया था अभी, इसका आंसर है -5/2। 9 सेम प्रॉब्लम, 2π/3। 10 मीडियन सेम प्रॉब्लम। 11 AC इक्वल टू B²/4 सेम प्रॉब्लम। 12 ये भी सेम है, 0.21। 13 अलग है। इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ zeros of the quadratic polynomial are 2√3 and 3 respectively, then the quadratic polynomial is। यहाँ पे पहला नंबर सम है और दूसरा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अगर इसको यूज करके आप इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन लिखोगे x² माइनस 2√3x प्लस 3। अब ये ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है, ठीक है। पहला नहीं है, दूसरा यहाँ पे साइन की प्रॉब्लम है, ये भी नहीं होगा। तीसरा यहाँ पे साइन की प्रॉब्लम है, ये भी नहीं होगा। अब ये इस फॉर्म में दिया हुआ है तो पहले इसको चेंज करके चेक कर लो यही वाला है क्या। इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो आएगा x² प्लस 3 माइनस 2√3x। ये वाला इक्वेशन सेम है, इसलिए आपको डी करेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 14 सेम है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 सेम प्रॉब्लम, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 सेम प्रॉब्लम, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 nth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस देन द कॉमन डिफरेंस, ये अलग है। तो यहां से अगर हम a1 निकालें, मतलब a, तो n की वैल्यू आप 1 यूज करोगे तो हो जाएगा 7 + 4 मतलब 11, और अगर a2 निकालोगे तो यहाँ पे n के वैल्यू 2 यूज करोगे तो हो जाएगा 14 + 4 18, डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा 7, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 सेम प्रॉब्लम है, 1/5। क्वेश्चन नंबर 19 इफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल टचेज, ये सेम प्रॉब्लम है, इसका बी ऑप्शन और इसका भी बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया सेट 2। अब हम लोग चलते हैं सेट 3 पे। ये देख सकते हैं हमारे पास सेट 3 है, ये सेट 3 के प्रॉब्लम देख लेते हैं। पहला सेम है, डी ऑप्शन। दूसरा अलग है, इसको चेक कर लेते हैं। इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म इज -16 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2, देन द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। S10 लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 10/2 2a + 9d, ये हो जाएगा 5। a की वैल्यू यहाँ पे -16 है तो हो जाएगा -32 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू -2, ये हो जाएगा 5 -32 और -18। सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 50 विद नेगेटिव साइन, तो हो जाएगा -250। इसका आंसर हो जाएगा -250। थर्ड वाला सेम प्रॉब्लम, फोर्थ वाला भी सेम प्रॉब्लम, फिफ्थ सेम है, सिक्स्थ भी सेम है। सेवेंथ, one card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 playing cards. The probability that it is a red ace card। अब आपको पता है कि जो एस कार्ड होते हैं कुल होते हैं 4, जिसमें से रेड होते हैं 2 और ब्लैक होते हैं 2। यहाँ पे आपका आ जाएगा 2/52, सॉल्व करोगे तो 1/26, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डेटा, ये सेम प्रॉब्लम है, मीडियन। फॉर थीटा इक्वल टू 30, द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा cos थीटा इज 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा √3/2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सेम प्रॉब्लम है। 11 ये भी सेम प्रॉब्लम। 12 सेम प्रॉब्लम। 13 ये भी सेम प्रॉब्लम है, 7/36। 14 ये भी सेम प्रॉब्लम है, -12 एंड 18। 15 ये तीनों सेट में प्रॉब्लम था, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। 16 ये अलग है,
यहाँ पे 1/α प्लस 1/बीटा बताना है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर आएगा एल्फा प्लस बीटा, नीचे एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से लिखोगे तो आएगा 5/6, और एल्फा इंटू बीटा लिखोगे आएगा -4/6। ये 6 कैंसिल हो जाएगा, -5/4 इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 17 ये सेम प्रॉब्लम है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 18 ये भी डिस्कस हो चुका है, -5/2। एसेंस रीजन सब में सेम था, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, तो दोनों का हम लोग लिख देंगे बी ऑप्शन करेक्ट। डी तो हो गया आपका तीनों सेट जिसके हमने एमसीक्यू डिस्कस कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो तीनों सेट का सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।